गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मतलब क्या, JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पाठ्यक्रम बनाकर जो हमारे पढ़ने के लिए, हम सभी लोगों को पढ़ने के लिए जो दिया जाता है क्लास 9 में जैक के द्वारा, उसी का जो हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय? सिविक्स का पढ़ेंगे। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, जिसे बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक अधिकार। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर में भी हम लोग कुछ अधिकार होते हैं, है कि नहीं? हर जगह लोगों का अधिकार होता है, हर कोई अधिकार का प्रयोग करता है, अपना अपना अधिकार का प्रयोग करता है, सारा का सारा अधिकार का यूज करता है। लेकिन लोकतंत्र जो है, हमारा लोकतंत्र है, वो भी हमें जो है अधिकार देती है। हमारी लोकतंत्र जो है हम सबको अधिकार देती है। क्या क्या अधिकार देती है, किस प्रकार का अधिकार देती है, कैसी कैसी अधिकार है, ये सारे अधिकार के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 5। किसका क्लास का है ये? 9 का है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले है सबसे पहला जो लिखा हुआ है लोकतांत्रिक अधिकार। इसको जो है यहाँ पर भूमिका दिया गया है। भूमिका हम लोग पढ़ते हैं, भूमिका में क्या है। भूमिका में क्या है देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इधर कर देते हैं इसको और थोड़ा सा ऊपर, ये ठीक है। भूमिका, पिछले 2 अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा है कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग 2 अध्यायों के बारे में जब पढ़े, 2 अध्याय पढ़े, उसमें जो है जो जानकारी हम लोग लिए वो जानकारी है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि चर्चा करेंगे तो बहुत हम लोग लंबा खींचा जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ा है वो कृपया पिछले वीडियो को देख लें, वहाँ से जो है सारा चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं यहाँ पर चुनने का किस प्रकार से नेता, बहुत सारे नेता होते हैं, चुनाव के समय में खड़ा होते हैं, तो उसमें से सारे लोग तो MP नहीं बन सकते, सारे लोग MLA नहीं बन सकते हैं। जितने भी नेता हैं उसमें सारे लोग MP नहीं बन सकते, सारे लोग MLA नहीं बन सकते, सारे लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, सारे लोग जो है कि विधायक नहीं बन सकते हैं, सारे लोग जो है मुखिया नहीं बन सकते, सारे लोग पंचायत समिति नहीं बन सकते हैं, है कि नहीं? सब लोग नहीं बन सकता है, उसमें से किसी एक को बनना पड़ेगा, है ना? जहाँ पर जो पद होगा वहाँ से कोई एक ही पड़ेगा। जो लोकसभाएं क्षेत्र हैं उसमें से कोई एक ही व्यक्ति, भले कंपटीशन के लिए वहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन बनेगा सारे लोग नहीं। वहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति को जो है चुना जाएगा, जो सबका सबसे ज़्यादा वोट लाएगा उसको जो है कि वहाँ का MLA माना जाएगा। ये तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करें। अब क्या है, जो MLA MP जो भी चुन गए, या सरकार जो हो गई, प्रधानमंत्री का हो गया या किसी का भी हो गया, है ना, सरकार में जो है प्रधानमंत्री आ गया। अब क्या है कि जो व्यक्ति MLA बन गया, जो व्यक्ति MLA बना, MP बना या कुछ बना, वो अब ये बोले कि नहीं, हम जो है कि देश को अपने अनुसार से चलाएंगे, जैसा है उस प्रकार से चलाएंगे, जैसा हमको मन करे उस प्रकार से चलाएंगे। तो ये संभव वाली बात नहीं है। मतलब क्या है कि यदि हम देखें और कोई भी व्यक्ति जीत कर बोले कि नहीं, जो संविधान का कानून है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो ये जो है सार गलत हो जाएगा। कानून के अनुसार चलेगा तो देश तो ठीक रहेगा, यदि कानून के अनुसार यदि नहीं चलेगा तो फिर देश जो है कि प्रॉब्लम में आ जाएगा, है ना। इसके कारण से यहाँ पर हमारा संविधान जो है बताया जाता है कि राष्ट्रपति को कितने अधिकार मिलेंगे, प्रधानमंत्री को कितने अधिकार मिलेंगे, एक MLA को कितना अधिकार मिलेगा, एक MP को कितना अधिकार मिलेगा, एक मुखिया को कितना अधिकार मिलेगा, एक वार्ड को कितना अधिकार मिलेगा। ये सारे जो है कि चर्चाएं जो है हमारे नियम कानून कायदे कानून में लिखा हुआ है, मतलब हमारे संविधान में जो है इसके बारे में जिक्र है। हमने अध्याय 4 में हमने देखा, अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र का मतलब क्या। यहाँ पर हम लोग अब्राहम लिंकन का एक वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा ये जो है सूत्र दिया गया था, जो हर
लोकतंत्र में बहुत अच्छा जो है सूत्र माना जाता है और ये बहुत अच्छा कथन माना जाता है जो अमेरिका के थे। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र के कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं। जो भी कानून है उनके अनुसार से यदि काम करें तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग करना। अब जो अधिकार है, चुनाव हो गया, सारे लोग नियम कानून से काम करने लगे और लोगों को पता ही नहीं कि क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है, तो भी दिक्कत है। तो उसे क्या अधिकार है उसे समझना भी जरूरी है। इसकी मौजूदगी में सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है कि बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना। लक्ष्मण रेखा मतलब हम लोग रामायण के बारे में यदि जाएं तो वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है लक्ष्मण, जो भगवान श्री राम के जो है कि भाई का नाम है लक्ष्मण। वो जो है कि जब एक घटना घटती है उस समय जब लक्ष्मण जी अपनी भाभी को मतलब सीता जी को अकेले छोड़कर जब अपने भाई का सहयोग करने के लिए जाते हैं उस समय एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम जो है लक्ष्मण रेखा जो है रखा जाता है। वहाँ से ये रेखा जो है प्रसिद्ध हो गया था, जिससे जो है रावण भी जो है पार नहीं कर पा रहा था। ये आप लोग यदि देखे होंगे रामायण या पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना, लेकिन यहाँ पर उस लक्ष्मण रेखा के बारे में बात नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ है कि जो नेता लोग हैं जो जीतेंगे, जो MLA बनेंगे, जो MP बनेंगे, वो अपना जो है एक तय सीमा तक काम करें। ऐसा नहीं कि सारा लक्ष्मण रेखा पार करके आगे बढ़ जाए, मतलब एक सीमा जो है उस सीमा को पार ना करें। जो अधिकार हैं, जो अधिकार दिया गया संविधान के अनुसार से, उस सारे अधिकारों का प्रयोग करें। लेकिन उसके बाद का जो अधिकार है, जो अधिकार संविधान नहीं देती है, वो जो कानून व्यवस्था नहीं देती है, वो अधिकार का प्रयोग MP MLA लोग ना करें, मतलब तानाशाही ना करें। इसके लिए ही तो संविधान बना है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगी, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस पर चर्चा पर पहुंचेंगे अधिकारों का क्या महत्व है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। मतलब कि यहाँ पर हम लोग इंडिया के बारे में, भारत के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जितने भी मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, आपको पता होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगा। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और ये अधिकार जो सरकार देती है उसका प्रयोग एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। ये सारी बातों को जो है कि हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5.1, मतलब यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अधिकारों के बिना जीवन, यदि किसी व्यक्ति को अधिकार ना दिया जाए तो उसका जीवन कैसा हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। मतलब यहाँ पर इस किताब का जो है, इसमें जो है कि बार बार अधिकारों के बारे में चर्चा हुआ है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों के बीच बात की है। यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़े हैं पिछला अध्यायों में, तो वहाँ पर भी अधिकारों के बारे में जो है चर्चा जो है हुई है। वहाँ पर भी जो है कि अधिकारों के बारे में चर्चा जो है हुई है। 4 अध्याय में जो है, ये 5वां अध्याय है, तो 4 अध्याय में भी जो चर्चा हुई है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? यहाँ पर जो है भरने के लिए दिया गया खाली स्थान जो यहाँ पर आपको दिखाएगा अध्यायवान लोकतांत्रिक परिभाषा में, है ना। तो यहाँ पर एक पत्र हम लोग देखते हैं, पत्र यहाँ लिखा हुआ, इस पत्र को भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। पत्र में क्या लिखा हुआ है, तो पत्र प्रिय श्री टोनी ब्लेयर। सबसे पहले तो यही
कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपका पत्र लिखा था। यहाँ पर जो है 2 साल पहले उसने पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसमें आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवालों का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? वे दूर-दराज के गुप्तनामों में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा। जो पत्र लिख रहा है वो अपने पिता के बारे में पूछ रहा है कि वो जेल क्यों में है और जो है कि 3 वर्षों से अपने पिता को जो है नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपको तो इस बात समझ में आ रहा है तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं पर मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जमील जो है ये पत्र लिखने वाले व्यक्ति है और कब पत्र लिखता है? 7/12/2005 को जो है पत्र लिखता है। ये जो है पत्र लिखा। अब यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर ऐसे तो स्टार्ट ही है। देखिए अध्याय 1 में जो हम लोकतंत्र की परिभाषा में हमारे संविधान के निर्माता का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसी है। ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारा संविधान का जो है आत्मा कहलाता है। ये आत्मा जैसा है क्योंकि अध्याय 3 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को और का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर खाली स्थान है जो आप लोग को भरना है, इसमें जो आप लोग भरने का काम करिएगा। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो नागरिक को उसके खिलाफ जानने का अधिकार है। यदि आपको लगता है कि ये कानून जो बना है, जो सरकार कानून बनाई है, ये कानून जो है कि आपके खिलाफ है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। यहाँ पर 3 उदाहरणों के साथ हम लोग बात को शुरू करेंगे कि अधिकार के बिना जो है जीवन कैसा होता है। गुआंतानामो बे का जेल, यहाँ पर देखिए इस जेल का नाम बताया गया जिसको पढ़ने में इतना दिक्कत होता है। गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। मतलब अमेरिका का जो सेना है 600 व्यक्तियों को चुपचाप पकड़ लेता है। इन लोगों को गुआंतानामो बे एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, स्थित पर एक जेल में डाल दिया जाता है। जो 600 व्यक्तियों को जो पकड़ा गया उसको सारे लोगों को एक जगह पर, एक स्थान पर डाल दिया जाता है। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। क्यूबा एक देश है, आपको पता ही होगा, और उसमें जो है उसके निकट एक टापू है जिसमें नौसेना जो है, किसकी नौसेना है? अमेरिका का नौसेना, वहां पर उसकी कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। जो 600 लोग पकड़े हुए हैं वो सारे जो है कि अमेरिका सरकार कहती है ये सारे लोग जो है कि अमेरिका का दुश्मन है, इसके कारण से इन्हें पकड़ा गया है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 में हम लोग से संबंध रखते हैं। ये सारे लोग जो है 11 सितंबर 2001 में जो हमला हुआ था उससे संबंध रखता है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 में से एक है। उसमें से 6 में 100 से एक वो भी है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। मतलब संदेह था कि ये भी हो सकता है, इसी कारण से उसको भी जो है डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना तक नहीं है। जो अमेरिकी सरकार ने 600 लोगों में डाला वो विभिन्न कई अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं और उसे जो पकड़कर डाल दिया गया। लेकिन जो है जिस देश का वो नागरिक है उस देश की सरकार को भी पता नहीं है कि कब पकड़ लिया गया और कब जो है डाल दिया गया। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली और फिर जो है कि अखबार के माध्यम से जमील के जो पिता के परिवार के लोग हैं उन्हें पता चला कि उसे जेल में डाल दिया गया। इन कैदियों के परिवार वालों ने मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जो भी लोग थे, जो प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतिनिधि थे, उन्हें किन्हीं को जो है 600 लोगों से मिलने का अधिकार या फिर जो है मिलने ही नहीं दिया गया।
अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मतलब ये सारे 600 लोगों को किसने गिरफ्तार किया है? तो अमेरिका का सेना ने किया है। किसे जेल में डालना है, किसे नहीं डालना है, मतलब जो पकड़ा हुआ अमेरिका का सेना ने पकड़ा, मतलब सेना ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। अमेरिका के सेनाओं ने जो पूछताछ भी की और उसने जो खुद फैसला किया कि किनको जो है कि जेल में डाल देना है और किनको जो जेल से बाहर कर देना है। ना किसी भी जज के बारे में बात हो रहा है, जैसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, अलग अलग जगह का जज होता है, हाई कोर्ट का जज के सामने मुकदमा चला और ना ही मतलब जज के सामने भी कोई मुकदमा नहीं चला, किसी प्रकार का कोई केस नहीं चला और ना ही कैदी अपने देश की अदालतों के दरवाज़ा खटखटाया और ना जो कैदी जो है अपने देश के बारे में चर्चा कर पाया, ना अपने देश के अदालतों से या अपने देश के जो है उसका सुविधा ले पाया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, एक नेशनल होता है जो देश में काम करता है, एक इंटरनेशनल होता है जो पूरे जितने भी देश है उसमें काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देश वाला नहीं, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल के बारे बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन के बारे में, तो मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल बात हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो अमेरिका का जो कानून है उसके अनुसार से भी जो है व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो 600 लोगों को पकड़ा गया है और जहां अमेरिका का खुद का जो कानून है उनके अनुसार भी जो है नहीं काम किया जा रहा है। ये बात किसने कहा? तो ये जो है कि मानव अधिकार वाले जो लोग हैं उन लोग के द्वारा कहा जा रहा है। उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध किया और उसमें से 600 में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है कि भूख हड़ताल किया और इनका जो है विरोध कर रहे हैं। उनके ज़बरदस्ती खिलाया गया और खाना जो है ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते में उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया, या तो नाक के रास्ते में उन्हें जो ज़बरदस्ती नाक के माध्यम से जो है पेट तक खाना पहुँचाया गया जिससे किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया और जिसे जो आधिकारिक रूप से बता दिया गया कि ये जो है निर्दोष है उन लोगों को भी छोड़ने का काम नहीं किया गया। कैदियों के आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी छोड़ा नहीं गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। उसने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ का एक संस्था है ना, जिसको आप लोग को बाद में जो बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। उनके जो महासचिव उसने कहा कि गुआंतानामो का जो जेल है उसको जो बंद ही कर देना चाहिए, मतलब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका का जो सरकार है उसने ये सारे बातों को मानने से जो है इनकार कर देती है। अब देखते हैं सऊदी अरब के नागरिकों का अधिकार। यहाँ पर हम लोग सऊदी अरब के बारे में चर्चा आया है तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अफवाह जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है इस पर गौर करें। यहाँ पर सऊदी अरब अपने नागरिकों को कितना आज़ादी दे रही है इसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट के बारे में जो है विचार करने के लिए दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। देश में एक वंश का शासन चलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने के लोगों का कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ का जो पॉइंट कहा जा रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो देश में जो है शासन व्यवस्था है किसी वंश के अनुसार चलता है। राजा या शाह को चुनने का बदलने का अधिकार लोगों के पास नहीं होती है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। ये जो शाह हैं मतलब सत्ता में रहते हैं, राजा होते हैं, उसे शाह लगभग बोला जाता है जहाँ तक हमें जानकारी है।
तो ये जो है पॉइंट बता रहा है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह ही करते हैं। जो जज की नियुक्ति है उसका भी नियुक्ति जो है कि शाह ही करते हैं, या फिर कार्यपालिका या विधायिका है उसका भी नियुक्ति जो है कि शाह ही करते हैं। और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं, और वो जो है कि जो फैसला है उनको भी जो है पलट भी सकते हैं। आगे देखते हैं, लोगों को कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, और जो राजनीतिक दल है या संगठन है वो नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती है। यहाँ पर जो है कोई लोग जो है राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकता, और मीडिया शाह की मर्जी के बिना कोई खबर प्रसारित नहीं कर सकती है, खिलाफ कोई प्रसारित नहीं कर सकती है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं, वहाँ पर जो है कि यहाँ पर लिखा गया पॉइंट के अनुसार से कोई धार्मिक आज़ादी नहीं, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। यहाँ पर ये सारे बातों को जो है जो आपको भली भांति समझ में आ रहा है। औरतों के वैधानिक रूप से मर्दों के कमतर का दर्जा मिला हुआ है, और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ इन बातों को आप जो है कि पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, ये बातें जो है सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश है जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोरसोवो में जलीय नरसंहार। आप सोच सकते हैं कि चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो के जगह का नाम है कोसोवो। पुराने ल्यूकोलुया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बिनाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बिनाई लोगों के प्रति बहुत कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बिनाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्वों के प्रभुत्व स्वीकार कर लें। मतलब या तो देश छोड़कर चल जाओ या तो फिर मेरे बातों को जिस प्रकार से हम चलाएं उस प्रकार से चलो। कोसोवो के एक शहर पर अप्रैल 1999 मतलब आज से लगभग 20 साल पहले 1999 में एक अल्बिनाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। 74 वर्षीय बतीसा हॉक्सका अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। मतलब ठंडा का दिन होगा, आग ताप रही थी। उन्हें विस्फोटकों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सब्रिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती हैं उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उनकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मतलब उनके पति जो थे उन्हें 3 गोली मार दिया गया उसके सामने ही, और शादी की अंगूठी जो उनके उंगली में था उस उंगली से जो है बाहर निकालने के बाद उसे कहा, यहाँ से तुम भाग जाओ। उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना मकान था, ना पति और ना शरीर पर पहनने कपड़ों के अलावे कोई चीज़। मतलब शरीर में जो कपड़े पहनी थी उसके अलावे उसके पास और कुछ भी नहीं था। खाने पीने का सामान नहीं, कोई दूसरा कपड़ा नहीं, ना पति, ना बच्चा, ना घर, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल का बिल्कुल सारा खत्म। समाचारों में आई या कथा उन हजारों अल्बिनाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक है। मतलब जो ये घटना है, ये घटना तो यहाँ पर एक का जिक्र किया गया है क्योंकि ये तो एक सीमित बुक है और बुक में जो है एक ही घटनाओं का जिक्र हो सकता है, ज़्यादा 2-3 घटना का, सारा घटनाओं का जिक्र जो है नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसी अनुसार इसी की तरह जो है पता नहीं कितने जो है कि घटनाएं घटी। और याद रखिए
कि या ये जो याद रखने के लिए कहा गया है कि याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना, मतलब ये जो नरसंहार किया वो जो देश का खुद की अपनी सेना ने ही किया, एक ऐसे नेताओं के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता पर आया था और इसे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार से जीता हुआ, लोकतंत्र के अनुसार से जीता हुआ, उसके बाद भी इस प्रकार का जो है समस्या पैदा किया। जातीय पूर्वाग्रह के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उसमें से यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिर कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह कर्म थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। जो अंतर्राष्ट्रीयता हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट, वहाँ पर जो है कि चला मुकदमा चला और मानवता के खिलाफ जो है कि एक काम किया गया था, मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा जो है चलाया जाता है। खुद करें खुद सीखें, यहाँ पर आप लोग खुद करें और खुद सीखें। तो यहाँ पर लिखा है कोसोवो की 32 तरह के, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोसोवो की 32 की तरफ से 1984 में सिख विद्रोह दंगों या 2002 में गुजरात दंगों में वैसे ही स्थिति झेलने वाली किसी महिलाओं का नाम एक पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको जो है कि, और यहाँ पर लिखा गया सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन दीजिए। तो ये आप लोग का काम है, आप क्या करते हैं इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो है एक पॉइंट समाप्त हो गया। अब कल जो है आप लोगों को जो है 5.2 जो है पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यदि क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, जिससे ये जो है कि आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो 9वीं क्लास में हैं, उन्हें जो है कि यदि स्कूल के द्वारा नहीं मिल पा रहा है तो उसे जो है ये हेल्प हो जाएगा। इसके साथ कुछ दिन के बाद आप लोग को आंसर क्वेश्चन का जो है कुछ प्रारूप भी दिया जाएगा, जो झारखंड सरकार जो है जिस प्रकार से चला रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।